41 नंबर में लगाना है। हेलो। मिल गई। हाँ भाई, आवाज चेक करो। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये हमने डिस्कस किया था और हमने रिजल्ट देखे और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे। और हमने ये पता भी किया कि अगर हम x बराबर टी बराबर किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंट पे हमारे पास वेव फंक्शन है और वो वेव फंक्शन हैमिल्टोनियन का प्योर स्टेट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होती है। ये हमारा
रिमार्क्स था हाँ। तो आज हम एक और एस्पेक्ट की बात करेंगे जिसमें हम जो डायमेंशन है वो चेंज करेंगे वेल की। अब की बार हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कैसा है, पी ऑफ एक्स। ये हमारे पास किस टाइप का है कि 0 और माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। डायमेंशन मैंने 0 से ए थी उसको चेंज कर दी, माइनस ए से प्लस ए कर दी है। ओके। और इनफाइनाइट अदरवाइज। ऐसे। ठीक। अब देखो ये एक्स है, ये 0 है, सॉरी ये तुम्हारे पास माइनस ए है और ये प्लस ए है। यहाँ पे 0 है, ओरिजिन ये है। इस टाइप का पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अंदर में पोटेंशियल 0 है, इधर पोटेंशियल इनफाइनाइट है और इधर भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ओके। तो इस पोटेंशियल के लिए हमें डिस्कशन करना है वही काम, अलग अलग रीजन में श्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि आइगेन वैल्यू इक्वेशन लिखनी है हैमिल्टोनियन की, और हमें हैमिल्टोनियन के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ढूंढने हैं। उसको करने के लिए एच आई बराबर ई साई, और एच आई बराबर ई साई ई पार्टिकल की एनर्जी है जो कि कांस्टेंट है, ये ई एनर्जी है पार्टिकल की कांस्टेंट। तो इसके लिए हमें इक्वेशन को सोल्व करते हुए लिखना है। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा डी टू साई ओवर डी एक्स टू प्लस 2 me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और इसको मैं साई 2 कह देता हूँ। हमें पता है यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन x लेस देन माइनस ए एंड x ग्रेटर देन प्लस ए पे v कितना है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे पहले रीजन में और तीसरे रीजन में वेव फंक्शन के वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे 0 है। तो साई 1 इज इक्वल टू 0 एंड साई 3 इज इक्वल टू 0। ये तो होना ही होना है। अब 20 सेकेंड रीजन के लिए वेव फंक्शन हम लिख रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड अगेन साई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, साई 2 इज नॉट इक्वल टू 0। साई 2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन पार्टिकल अगर इस रीजन में है तो उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन कुछ ना कुछ होगा, वो 0 नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के होने की फाइनाइट है, तो वेव फंक्शन 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा,
डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और यहां से तुम लिखोगे साई 2 इज इक्वल टू ए कोस के एक्स या साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ऐसा ये वेव फंक्शन आ जाएगा साई 2 अपने पास, है ना। ठीक, ये वेव फंक्शन अगर हमारे पास आ गया है तो अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। हम अब बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे यूज करेंगे। हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए और के की वैल्यू चाहिए। बाउंड्री कंडीशन लगाएं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन कौन सी यूज करनी है तो वो देखो, पहले x इक्वल टू माइनस ए पे हम ये कहेंगे साई 1 एट एक्स इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू साई 2 एट एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब साई 1 तुम्हारे पास क्या है, 0 है, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस ए इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, ए साइन के एक्स है, तो के एक्स की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस ए, तो साइन माइनस के ए की वैल्यू माइनस साइन के ए प्लस बी कोस माइनस के ए इज कोस के ए, ये आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। दिस इज से ओवर इक्वेशन नंबर 1। अगेन साई 2 एट एक्स इक्वल टू प्लस ए, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस ए पे यहाँ पे साई 2 और साई 3 बराबर होना चाहिए, तो साई 2 एट एक्स इक्वल टू प्लस ए इज इक्वल टू साई 3 एट एक्स इक्वल टू प्लस ए, और ये फंक्शन कितना, 0, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, साई 2 एट एक्स इक्वल टू प्लस ए, साई 2 एट एक्स इक्वल टू प्लस ए पे क्या आ जाएगा, ए साइन के ए साइन के ए प्लस बी कोस के ए, ठीक है, ए साइन के ए प्लस बी कोस के ए बराबर 0 हो गया। ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू आने के बाद दो इक्वेशन तुम्हारे पास बन गई, ये इक्वेशन 2, ए और बी दो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 क्या देगा, बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका ये माइनस वाला ये प्लस वाले से कैंसिल ही आएगा, 2b कोस के ए, ये वाली वैल्यू 0, ये कोस के ए की वैल्यू के तो क्या है, एनर्जी पे डिपेंड करेगा, और कोस के ए की वैल्यू 0 हो ये जरूरी नहीं है, तो ये तुम्हारे पास 0 आएगा। यहाँ से b इक्वल टू 0, और b इक्वल टू अगर 0 किसी भी इक्वेशन में रख दिया इनमें से, तो a इक्वल टू b क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब यहाँ पे सोचने की जरूरत ये है कि अगर a और b दोनों 0 हैं तो साई 2 0 हो गया, और साई 2 0 हो गया इसका मतलब पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी हर जगह पे 0 है। लेकिन हमने तो ये कह रखा है कि पार्टिकल की एनर्जी E है और वो माइनस ए से प्लस ए की डायमेंशन के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वेव फंक्शन तो 0 नहीं हो सकता, और ये अगर 0 नहीं है तो A और B 0 हो सकते हैं, कैलकुलेशन से आ रहा है, लेकिन एक साथ 0 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे दो केस लेंगे। पहला केस मेरे पास है A और B दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो केस 1, पहला केस क्या है, तो ये है कि साई 1 और साई 2 है तुम्हारे पास, दो ये साई 2 वेव फंक्शन है, ये रहा, तो A बराबर 0 हो सकता है, A बराबर 0,
ए बराबर 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 0 नहीं है। जब ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 0 उस केस में नहीं होगी। बी की वैल्यू उस केस में 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, साई टू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देखो साई टू मेरे पास फिर कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू 0 बी कोस के एक्स, बी कोस के एक्स, ऐसा फंक्शन बन जाएगा साई टू। और साई टू अगर ऐसा है तो फिर बाउंड्री कंडीशन हम लगाते हैं, और बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पे अब लगाएं कि साई वन या साई टू एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साई थ्री एट एक्स इज इक्वल टू ए। पहले केस के लिए हम देख रहे हैं तो ये तो 0, और साई टू एट एक्स इक्वल टू ए करे तो के ए सॉरी बी कोस के ए, ये क्वांटिटी 0 के बराबर है, इसका मतलब के ए बराबर 0, ओ सॉरी के ए बराबर, इसको मैं लिखूंगा एन पाई, के ए बराबर एन पाई और बाई 2, के ए इक्वल टू मुझे कितना लिखना पड़ेगा, एन पाई बाई 2, और एन की वैल्यू क्या, एन की वैल्यू यहाँ पे होगी 1 3 5 एंड सो ऑन, यानी एन इज इक्वल टू ओड इंटीजर्स। एन कितना है, ओड इंटीजर्स अगर हमने ले लिया इस टाइप का, तब तुम्हारे पास के ए की वैल्यू क्या आएगी, या तो पाई बाई 2 आएगी, या 3 पाई बाई 2 आएगी, या 5 पाई बाई 2 आएगी, और इन वैल्यूज पे कोस के ए कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के स्क्वायर ए स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर, और ये के स्क्वायर कितना 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, और यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा ई बराबर कितना, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पाई 2m ए स्क्वायर, 2m ए स्क्वायर, ऐसा ये एनर्जी आइगेन वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, तो ऐसा होने से ये अपने पास एनर्जी आइगेन वैल्यू आ गई। पहला केस हमने लिया है, ध्यान रखना, वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन इस केस में है बी कोस के एक्स, बी कोस, और के की जगह कितना आ जाएगा, एन पाई अपॉन 2a, एन पाई अपॉन 2a इंटू एक्स, ये आ गया। अब इसको नॉर्मलाइज और कर दें, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और लगा दें, ये तुम्हारे बीच के रीजन का वेव फंक्शन आ गया, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और वो क्या है, साई के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को साई के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें माइनस ए से प्लस ए के बीच में, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, 1। ओके, तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। देखो तो यहाँ पे तुम्हारे पास b का मोड का स्क्वायर पहले बाहर आ जाएगा, b का मोड का स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन 2a 2dx। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा b का मोड का स्क्वायर इंटू माइनस ए से ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन 2a इंटू डी एक्स।
यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये वाली क्वांटिटी 2 से 2 कैंसिल, और इसका इंटीग्रेशन आएगा ये इक्वल टू 1, और b का मोड का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा dx माइनस a से a प्लस कोस n पाई x अपॉन a इंटू डी एक्स माइनस a से a इज इक्वल टू 1, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन एन पाई एक्स अपॉन ए आएगा, और x इज इक्वल टू ए रखेंगे तो साइन एन पाई 0, x इज इक्वल टू माइनस ए रखेंगे साइन माइनस एन पाई भी 0, तो ये इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा 0 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2a, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 2a इंटू बी का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1/2 भी आएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 भी साथ आएगा, और ये 1/2 से 2 कट जाएगा, b कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 अपॉन a का अंडर रूट। अब देखो इतना सारा काम करने के बाद क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो वेव फंक्शन है तुम्हारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन सेकंड रीजन का, वो है अंडर रूट 1 अपॉन a और साइन और कोस n पाई x अपॉन 2a, ये कोस n पाई x अपॉन 2a, ये तो वेव फंक्शन बन गया। और एनर्जी तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एम ए स्क्वायर, ये आएगी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हमने एनर्जी देखी थी ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखना ये 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है 2 है 8 आ जाएगा, ये एनर्जी आएगी, वैल्यू आ गई। तो ये कंक्लूजन पहले केस के लिए है, यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू क्या वैलिड है 1 3 5 एंड सो ऑन। तो अगर एन की ओड वैल्यूज है तो उस केस में वेव फंक्शन ऐसा होगा और एनर्जी आइगन वैल्यू ये होगी। सेकंड केस और लेके चलते हैं। पहले केस में हमने ए को 0 माना था और बी को 0 नहीं माना था। दूसरे केस में क्योंकि ए और बी दोनों 0 आ रहे हैं तो दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, अगर ए 0 है तो बी 0 नहीं होगा, और दूसरा केस हम लेंगे कि अगर बी 0 है तो ए 0 नहीं होगा। तो दूसरा केस हम यहाँ पे लेते हैं, देखो केस सेकंड कि जब b इक्वल टू 0 है तो a 0 नहीं होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, पहले एक 0 हुआ तो दूसरा 0 नहीं है, तभी वेव फंक्शन वैलिड वेव फंक्शन बनेगा, तभी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ आएगी, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, राइट। तो यहां से तुम लिखोगे इसको कि वेव फंक्शन क्या हो जाएगा psi2 बराबर और a साइन kx, ऐसा बच जाएगा केवल। और फिर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे psi2 8x इक्वल टू a बराबर psi3 8x इक्वल टू a, और psi3 8x इक्वल टू a इज 0, psi2 8x इक्वल टू a इज a साइन के a साइन के a, ये क्वांटिटी तुम्हारे पास। अब a तो 0 नहीं है, इसका मतलब साइन के a बराबर 0, और के ए बराबर में क्या लिखूंगा ध्यान रखना n पाई बाई 2, ठीक है, वापस n पाई बाई 2 सिमेट्री मेंटेन करने के लिए यही रख लिया, लेकिन n की वैल्यू क्या, n की वैल्यू अब की बार यहाँ पे है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यानी n इज इक्वल टू इवन इंटीजर्स। ठीक है,
एन की वैल्यू इवन इंटीजर्स है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं वापस, के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 और साथ में कितना आ जाएगा एम सॉरी 4a² के स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, तो 4a² ऐसा। के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको तुम लिख सकते हो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a²। और एनर्जी आइगन वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 8ma²। ये वाली बात हो गई है ना, ठीक। अब देखो ये तो एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वापस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करोगे तो साइन 2 तुम्हारे पास कितना है, ए साइन और के की वैल्यू कितनी है एन पाई अपॉन 2a, तो एन पाई अपॉन 2a इंटू एक्स। ये वेव फंक्शन हो गया। नॉर्मलाइज करोगे तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू सेम उसी तरीके से करोगे, साइन स्क्वायर होगा। अब की बार केवल यहाँ पे जो चेंज आएगा इस इंटीग्रेशन में, साइन स्क्वायर यहाँ पे हो जाने की वजह से 1 माइनस आ जाएगा, और 1 माइनस आएगा तो कोस वाला वापस 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट तुम्हें वापस मिल जाएगा, और सेम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया तो ये ए की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो यहां से तुम्हारे पास साई 2 इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट और साइन एन पाई एक्स अपॉन 2a, और एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 8ma², 8ma²। ये तुम्हारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू मिली। अब ये एनर्जी आइगन वैल्यू अपने पास आ गई, और ये कब के लिए वैलिड है, ये सारा का सारा मामला n इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तुम देख रहे हो n इक्वल टू 135 के लिए भी सेम यही था एनर्जी का, और n इक्वल टू 2 4 6 के लिए भी यही था। तो इन जनरल अगर हम एक साथ इसको कंबाइन करें पूरे रिजल्ट को, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू तो तुम लिखोगे वो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 8ma² फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 सभी के लिए है, ठीक है। और साई 2 दूसरे रीजन का वेव फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये है अंडर रूट 1 अपॉन ए कोस एन पाई एक्स अपॉन 2a फॉर एन इज इक्वल टू 135 एंड सो ऑन, और साई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन 2a और n इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन। तो एनर्जी आइगन वैल्यू तो सभी n के लिए सेम है, लेकिन वेव फंक्शन जो है वो इस टाइप का होगा, कोस वाला होगा n की ऑड वैल्यूज के लिए, साइन वाला होगा n की इवन वैल्यूज के लिए। तो ग्राउंड स्टेट तुम्हारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो कोस वाला होगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी तुम्हारे पास हो जाएगी E1 ई ग्राउंड स्टेट, तो वो तो तुम्हारे पास n की वैल्यू 1 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 8ma² आ जाएगा।
एट ma²। ये E1 हो गई ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या है? साई 1। साई 1 साई 1 को हम क्या, यहाँ पे साई 2 की जगह तुम साई n लिख दो, क्योंकि ये n डिपेंडेंट हो गया। साई n सेकेंड रीजन का जो वेव फंक्शन है वो है। और साई 1 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? √1/a और कोस πx/2a, ऐसा बन जाएगा। इसको प्लॉट करें, तो प्लॉट करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? देखो, यहाँ पे x = -a और यहाँ पे x = a, ये x = 0 है। तो x = a पुट करें तो कितना आएगा? cos π/2 0, और -a पुट करेंगे तो cos -π/2 वो भी 0। यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन 0, और x = 0 पुट करेंगे तो ये 1/a आएगा ऐसे। यहाँ पे फंक्शन बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, इवन वेव फंक्शन है। ये तुम्हारे पास x = 0 लाइन है, y = 0 लाइन, सॉरी x = 0 लाइन, y एक्सिस। तो y एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है, और तुम्हारा पोटेंशियल है वो भी y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ये देखो -a, यहाँ पे v∞, यहाँ पे v∞, यहाँ पे v0। तो ये x एक्सिस के सिमेट्रिक है, इधर जैसा है वैसा ही इधर है। अगर पोटेंशियल y एक्सिस के सिमेट्रिक है, क्लोजिंग ये इसका पासिंग रिमार्क्स दे सकते हैं हम, इफ पोटेंशियल इज, और पोटेंशियल मींस पोटेंशियल एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में हम पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल बोलते हैं। इफ पोटेंशियल इज सिमेट्रिक अबाउट y axis, then ground state wave function is always even wave function। और तुम सिमेट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप का पोटेंशियल है, वो भी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक ही होता है, तब भी हम देखेंगे ये सारी सिचुएशंस। तो इवन वेव फंक्शन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज क्या होगी? ओड वेव फंक्शन। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इवन, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ओड। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ग्राउंड स्टेट इवन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ओड, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इवन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ओड, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। तो अब हम n = 2 के लिए देखें। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर हम देखते हैं तो वो हमें कितनी मिल जाती है? देखो, ये मिलेगी अपने को E2 बराबर कितना? 4E1। एनर्जी तो इतनी हो जाएगी, यानी कि 4 टाइम्स E1 का मतलब π² h×2 डिवाइड बाई 2ma²। ये एनर्जी हो जाएगी। वेव फंक्शन क्या होगा? साई 2 n = 2 पे साइन वाला वेव फंक्शन वैलिड होगा, कोस वाला नहीं है। कोस वाला तो n = 135 इनके लिए वैलिड है। कोस इवन फंक्शन है, वो n = 135 इनके लिए वैलिड है। n = 246 इनके लिए वैलिड फंक्शन होगा, वो साइन वाला होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √1/a और साइन 2πx/2a, यानी 2 से 2 कट जाएगा, sin πx/a हो गया। यहाँ पे अगर तुम इसको प्लॉट करो तो ये -a है, ये सॉरी +a है, और ये -a है, यहाँ पे 0 है। तो x = 0 पे sin 0 is 0, x =
ए रखेंगे तो ए से ए कट जाएगा, साइन पाई 0। एक्स इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो भी साइन माइनस पाई भी 0। यहाँ पे फंक्शन 0 है। एक्स इक्वल टू अगर a/2 रखें तो एक्स इक्वल टू a/2 साइन पाई/2 इज +1 यहाँ पे, और माइनस a/2 रखे तो -1 माइनस पाई/2 इज -1। तो इस टाइप का फंक्शन बनेगा। ये फंक्शन बनेगा तुम्हारे पास, ओड फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है, ये देखो एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, ओड फंक्शन है। ये ओड वेव फंक्शन है, ठीक है, ये ओड वेव फंक्शन है। तो एन की वैल्यू जब इवन है तब ओड वेव फंक्शन बनता है, एन की वैल्यू ओड है तब इवन वेव फंक्शन बनता है। ऐसे ही तुम E3 E4 इनके लिए कर सकते हो। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है उसको देखो। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए थे n इक्वल टू 2 तक। ऐसे ही तुम n इक्वल टू 3, एक और बता देता हूँ n इक्वल टू 3 वाला, बाकी का तुम कर सकते हो खुद। अब तो इतनी चीज तो समझ में आ ही गई होंगे। n इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी जो तुम्हारे पास होगी E3 वो हो जाएगी 3 3 जा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स E1 मीन्स E3 बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू 9 अपॉन 8m ए स्क्वायर। n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नहीं n की वैल्यू तो 3 रख दी थी, ये हो गया। साइन वेव फंक्शन जो होगा साई 3, तीसरे रीजन का वेव फंक्शन, तीसरे नंबर का वेव फंक्शन यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे साई 3 लिखना है। और 3 के लिए कोस वाला फंक्शन वैलिड होगा, 1 अपॉन ए का स्क्वायर रूट और कोस 3 पाई एक्स अपॉन 2a। इसको अगर तुम्हें बनाना है तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारे पास ये 0 है, ये -a है, ये +a है। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन √a की वैल्यू। फिर x इक्वल टू a पे 3 पाई/2 0, यहाँ पे फंक्शन को 0 होना है, -a पे भी 0 होना है। और इसके बाद और कहाँ 0 होगा, तो एक फंक्शन -1 होगा तो कहीं पे होगा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो फंक्शन 0 कहाँ होगा। इसके अलावा देखो, एक तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, a पे, अब a पे ये 3 पाई/2 आ गया, a पे ये कितना आ गया 3 पाई/2, तो 3 पाई/2 पे 0 है। a/3, a/3 x इक्वल टू a/3 और -a/3, ये a/3 कर दिया। ये तीसरा पार्ट है, 2a के बीच का तीसरा पार्ट है, यानी यहाँ पे इसको 3 पार्ट में करेंगे। ये x इक्वल टू a/3 और ये -a/, ऐसे। यहाँ पे फंक्शन 0 है, यहाँ पे फंक्शन को 0 होना है। और ये a/6, x इक्वल टू अगर a/6 कर दिया तो पाई/2, x इक्वल टू a/6 कर दिया, नहीं x इक्वल टू a/3 कर दिया तो पाई/2 हो गया, ओके। और x इक्वल टू a/2a, x इक्वल टू a/3 किया
3 से 3 कैंसिल, ऐसे कैंसिल, cos पाई बाई 2, यहाँ पे फंक्शन जीरो, यहाँ पे फंक्शन जीरो, ये जीरोज है, ध्यान रहे, यहाँ पे फंक्शन जीरो होगा, यहाँ पे फंक्शन जीरो होगा, यहाँ पे फंक्शन जीरो होगा, यहाँ पे फंक्शन जीरो होगा। अब इसके बीच की दूरी की, या यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट आएगा, वो कितना आएगा, a/3 और a के बीच में 2a/3, 2a/3 लिखें, x इक्वल टू 2a/3, cos पाई की वैल्यू -1, यहाँ पे नेगेटिव में 1, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव में 1, ऐसे यहाँ से फंक्शन चलेगा ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव में 1, यहाँ पे 0 होना है, यहाँ पे नेगेटिव में 1 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, देखो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस का 2a/3, माइनस का 2a/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, cos माइनस पाई की वैल्यू भी 1, -1, तो -1 आएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, ऐसा बनेगा। इस टाइप का। और ये फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक है, इसका मतलब यहाँ पे अब तुम्हारे पास कंसेप्ट वही है, n की वैल्यू के लिए नोड कितनी बन रही है, 2, n इक्वल टू 3 के लिए 2 नोड, n इक्वल टू 1 के लिए 0 नोड, n इक्वल टू 2 के लिए 1 नोड बन रही थी। नंबर ऑफ नोड्स इज n-1, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। nth वेव फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम, और nth वेव फंक्शन का मतलब ये है कि n-1th एक्साइटेड स्टेट। तो 4th एक्साइटेड स्टेट के लिए 4 नोड बनेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 1 नोड बनेगी, ग्राउंड स्टेट के लिए कोई नोड नहीं बनेगी, और ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ये सारी चीजें तुम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे, है ना, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। चले आगे, ओके। तो इस तरीके से हमने ये पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स की प्रॉब्लम सोल्व की। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो क्या है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारे पास 0 से a डायमेंशन है, v इक्वल टू यहाँ पे 0 है, v इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनिटी है, v इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनिटी है। इस केस में हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू आई थी En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma², ठीक है। और यहाँ पे वेव फंक्शन साई n की वैल्यू थी √2/a और साइन n πx/a। ये साइन वाले फंक्शन ही रहेंगे, और n कौन से वैलिड है, n की वैल्यू केवल 1, 2, 3 एंड सो ऑन, n इक्वल टू 0 नहीं होता, ये आया था। अगर इसी की डायमेंशन को मैं ऐसे कर दूं 0 से 2a, 0 से 2a, यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, ऐसा पोटेंशियल है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, तो उस केस में साई n इज इक्वल टू, जहां जहां a दिखे वहां वहां 2a कर दो, तो साइन यहाँ पे a की जगह 2a करेंगे तो ये √1/a हो जाएगा, और साइन n πx/2a हो जाएगा, a की जगह 2a, ऐसा वेव फंक्शन हो जाएगा। एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a² की जगह 2a का होल स्क्वायर यानी 4a², 4 × 2 8, तो 8ma²। n की वैल्यू वही 1, 3, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 0 से a/2 कर दिया तो जहां जहां a दिख रहा था
वहाँ a/2 करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास a/2 करोगे तो यहाँ a की जगह a/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/a, और यहाँ पे आ जाएगा sin 2n पाई x अपॉन a। ऐसे वेव फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी आइगन वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। a की जगह क्या लिखना है वो डिसाइड करना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं तुमसे सिमेट्रिक वाले केस की बात करूं तो यहाँ पे तुम्हारे पास अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पे तुम्हारे पास -a से a था, ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल 0 था, तो इसके लिए साई n इज इक्वल टू 1/a का अंडर रूट साइन कोस n पाई x अपॉन 2a फॉर n इज इक्वल टू 135 एंड सो ऑन, और साई n इज इक्वल टू 1/a और साइन n पाई x अपॉन 2a और n इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और एनर्जी आइगन वैल्यू En बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 16 या 8, ये कितना आ जाएगा 8 ma स्क्वायर, और n इज इक्वल टू किसके लिए 1, 2, 3 एंड सभी के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू यही रहेगी। और अगर मैं इसकी डायमेंशन ऐसे कर दूं -a/2 से +a/2, सिमेट्रिक है, -a/2 से +a/2, अगर सिमेट्रिक है तो इवन और ऑड दोनों सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ से साई n कितना आ जाएगा, तो a की जगह जहां पे ये a था वहां पे a/2 आ जाएगा, यानी ये जहां पे ये डायमेंशन 2a है, ये 2a की जगह a आ जाएगा, सीधा सीधा बात है। 2a इज इक्वल टू a, ठीक है, तो a इज इक्वल टू a/2 ऐसे कर देंगे। नई डायमेंशन यानी ये यहाँ पे a है तो ये a/2 कर दो बस, तो a की जगह a/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 1/a, a/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/a, और साइन कोस n पाई x अपॉन 2a, a की जगह a/2 करेंगे तो केवल a बच जाएगा, n इक्वल टू वही 135, 7 एंड सो ऑन, और साई n इज इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट 2/a, और साइन n पाई x अपॉन a, n इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड सो ऑन। और एनर्जी आइगन वैल्यू में तुम्हारे पास चेंज आ जाएगा, यहाँ पे a की जगह a/2 करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4, 4 से ये 8 कटेगा 2 आ जाएगा, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर, ऐसा। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, ये सभी n की वैल्यूज के लिए n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसा अपने पास रिजल्ट आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट तुम्हें करना आना चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग तुम वेव फंक्शन लिखोगे, एनर्जी आइगन वैल्यू लिखोगे। तो इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हम अगली क्लासों में मैं करवाऊंगा क्लास में ही। इससे आगे हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट बाउंड स्टेट प्रॉब्लम लेता हूँ, वो है डिराक डेल्टा पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग अपनी रहेगी डिराक डेल्टा पोटेंशियल। तो ये डिराक डेल्टा पोटेंशियल क्या है सर, यहाँ पे PAM डिराक, इनका फिजिक्स में काफी
कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये फिजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक फंक्शन दिया, तो इनके नाम के ऊपर फंक्शन का नाम दिया गया डिराक डेल्टा पोटेंशियल, डिराक डेल्टा फंक्शन। और डिराक डेल्टा फंक्शन तुम जानते ही हो कि उसको डेल्टा ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ये फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कुछ, दो प्रॉपर्टी तो ये कि x, डेल्टा x की वैल्यू 0 फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। जहां जहां x 0 नहीं है वहां पे डेल्टा x कितना 0, और x इक्वल टू जहां पे 0 है वहां पे फंक्शन हो जाए इन्फिनिटी। तो ऐसा कोई भी फंक्शन तो एक तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि डेल्टा ऑफ x dx फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज 1, ये दो प्रॉपर्टी को कोई सेटिस्फाई कर दे फंक्शन, वही फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन होगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में ही। मैं तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके बारे में, जब हमारे पास हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, तब यहाँ पे इसका यूज़ होगा। तो ऐसे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनीवे अभी फिलहाल हम ये दो प्रॉपर्टीज़ को लेके चलते हैं, और ऐसा ही फंक्शन हम ले लेते हैं। तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फंक्शन है v ऑफ x, उसको मैं ले रहा हूँ माइनस ऑफ v नोट और डेल्टा ऑफ x, ऐसा फंक्शन ले लिया। और इस फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं ऐसे, तो ये v ऑफ x है और ये x है, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को कितना होना पड़ेगा, इन्फिनिटी। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को इन्फिनिटी ऐसे, और x जब 0 नहीं है तब फंक्शन को कितना होना पड़ेगा 0, ऐसा फंक्शन। और यहाँ पे ये माइनस वी नोट है, ये इसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का वी नोट, जो इस फंक्शन की स्ट्रेंथ है। और एनर्जी पार्टिकल की ले ली ये, एनर्जी पार्टिकल की नेगेटिव, तब ये बाउंड स्टेट प्रॉब्लम बनेगी। ऐसे पोटेंशियल को हम लेके चल रहे हैं, और अब हम इसका वेव फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। हैमिल्टोनियन की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालेंगे, कितनी आती है, कैसी आती है। ये ओरिजिन है तुम्हारे पास। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने रीजन है, तो तुम देखोगे तो रीजन नंबर 1 यहाँ पे है, रीजन नंबर 2 यहाँ पे है, दो रीजन है। x इक्वल टू 0 ये बाउंड्री बन गई, x लेस देन 0 एक रीजन हुआ, x ग्रेटर देन 0 एक रीजन हुआ। तो अब हम लगाते हैं बाउंड, पहले टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन लिखते हैं, d2 साई 1 पहले रीजन के लिए, और dx2 प्लस 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल तो 0 है यहाँ पे, और जो एनर्जी है, इस एनर्जी, ये एनर्जी नेगेटिव है, तो इसको मैं माइनस का मोड ऑफ ही कह सकता हूँ। एनर्जी नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ इसको, d2 साई 1 ओवर dx2 माइनस 2m मोड ऑफ ही अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई 1 बराबर 0। और इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और साई 1 बराबर 0। और अल्फा स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 2m मोड ऑफ ही अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, राइट। ये तो इसको जब सॉल्व करोगे तो साई 1 इज इक्वल टू a e टू दी पावर अल्फा x प्लस b e टू दी पावर माइनस अल्फा x। किस रीजन के लिए है, x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए ऐसा दिया हुआ है ना, ठीक। और ऐसा अगर दे दिया है तो देखो क्या करेंगे, साई 1
इज इक्वल टू ए टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, एक्स लेस देन 0। ओके, तो देखो यहां से अपने पास क्या आएगा, ये जो वेव फंक्शन है एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0। तो एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे ये वेव फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये बाउंड्री कंडीशन है। अब यहाँ पे फंक्शनल फॉर्म है, ट्रेवलिंग वेव नहीं है, ये वेव को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, रियल फंक्शन है। तो एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तो इस रीजन में है नहीं, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे साई वन को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, ये टर्म तो 0 हो रही है, बट ये टर्म एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो रही है, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ई टू दी पावर प्लस अल्फा इंटू इन्फिनिटी यानी ई टू दी पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होगा, बी को 0 होना पड़ेगा, बी को 0 होना पड़ेगा, तभी ये वेव फंक्शन पॉसिबल है। क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे ये फंक्शन इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता, नहीं होने के लिए बी को कहाँ जाना पड़ेगा, 0 पे जाना पड़ेगा। तो ये साई वन इज इक्वल टू केवल ई टू दी पावर ए ई टू दी पावर अल्फा एक्स, ये सॉल्यूशन केवल इसका पॉसिबल होगा रीजन 1 के लिए, एक्स लेस देन 0 के लिए। सेकेंड रीजन के लिए वेव फंक्शन लिखें इन रीजन 2, वेव फंक्शन इन रीजन 2। तो लिखेंगे d2 साई 2 और dx2 प्लस 2m, ई की जगह माइनस का मोड ऑफ ई, वी की जगह 0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई 2 इक्वल टू 0। वापस इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई 2 इक्वल टू 0। साई 2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा सी ई टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस डी ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स। अब की बार ये किसके लिए है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, x इज इन द रेंज 0 टू इंफिनिटी। तो अब एट एक्स टेंस टू इंफिनिटी साई 2 टेंस टू 0 होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे साई 2 को 0 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे तो x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब c क्या होना पड़ेगा, c को 0 होना पड़ेगा। और c को जब 0 हो गया तो साई 2 तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, d ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स, और ये x ग्रेटर देन 0। दोनों रीजन के वेव फंक्शन आ गए, और इसको हम प्लॉट भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास x है, यहाँ पे फंक्शन है साई ऑफ x। अब तुम देखोगे x ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन ऐसा बनेगा। और x लेस देन 0 के लिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ऐसे बनता है, लेकिन तुम्हें 0 तक ही इसको लिखना है तो ये ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये फंक्शन बन गया साई एक्स, और वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है तब मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया है। तो वेव यहाँ पे इक्वेशन लगाएं, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, साई 1 एट एक्स इक्वल टू 0 बराबर साई 2 एट एक्स इक्वल टू 0। वेव फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का ये कंडीशन है, और ये होना भी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास साई 1 कितना था, साई 1 अपने पास था ए ई पे पावर अल्फा एक्स, तो ए ई पे पावर अल्फा इंटू 0 बराबर डी ई पे पावर माइनस अल्फा इंटू 0। तो ये ई पे पावर 0 तो ए इक्वल टू डी हो जाएगा, ए इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साई 1 या साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए ई पे पावर अल्फा एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 और ए
ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स 4x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a इक्वल टू डी हो गया है, तो ये हो गया तुम्हारे पास वेव फंक्शन। और इस वेव फंक्शन को हम आसानी से ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे दोनों वेव फंक्शन बराबर है। देखो x इक्वल टू 0 पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a वैल्यू आ गई। a की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मलाइज करके, तो नॉर्मलाइज कर देते हैं इसको, पहले नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अच्छा, इस फंक्शन को हम कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस मोड ऑफ एक्स अल्फा एक्स। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे, देखो ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स को पहले प्लॉट कर लो, ये ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स है, ठीक है। ऐसे ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, साई ऑफ एक्स अगर तुम्हें दिया हुआ है ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, तो साई ऑफ मोड एक्स, साई ऑफ मोड एक्स यानी एक्स जहां जहां दिखे वो होता है साई ऑफ मोड एक्स। ऐसे इसको अगर प्लॉट करना है तो तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के पीछे वाले पार्ट को इलिमिनेट कर दो, और जो इधर वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज इधर ले लो। तो ऐसे इस फंक्शन को प्लॉट करने का तरीका है, पहले ये वाला फंक्शन ड्रॉ कर लो, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मोड अगर लगाना है तो वाई एक्सिस को एज ए मिरर लो, इसके लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी है उसको हटा दो, और फिर राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट कर लो, तो ऐसा फंक्शन तुम्हारे पास बनेगा। ये फंक्शन, इसको हम ऐसा फंक्शन लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, और ये फंक्शन सेम इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक ही पार्ट में अगर वेव फंक्शन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अब इस पे लगा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये वैलिड है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी ए का मोड का स्क्वायर और ई टू दी पावर माइनस का 2 अल्फा मोड ऑफ एक्स, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा मोड एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1। तो ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कर सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, और ई पे पावर माइनस 2 अल्फा एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये मोड हट जाएगा, 0 से इन्फिनिटी करेंगे तो जैसा 0 से इन्फिनिटी तक है वैसा ही इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 0 का होने वाला है, क्योंकि फंक्शन कैसा है, फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब एक ही इंटीग्रेशन कर दे 0 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी तक का वेव फंक्शन ऐसा है, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 लगा दो, स्क्वायर करना है इसका, तो ये फंक्शन बन गया। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 मोड ऑफ ए का स्क्वायर ई पे पावर माइनस 2 अल्फा एक्स, पे पावर माइनस 2 अल्फा एक्स डिवाइड बाई माइनस का 2 अल्फा और 0 से इन्फिनिटी इक्वल टू 1। तो 2 मोड ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का 2 अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, इन्फिनिटी लगाएंगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 0 लगाएंगे तो 1 इक्वल टू 1। ये वैल्यू हो गई 0, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा, ए की वैल्यू अंडर रूट अल्फा आ गया, तो साई तुम्हारे पास जो होगा वो अंडर रूट ऑफ अल्फा अंडर रूट ऑफ अल्फा, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास
अंडर रूट ऑफ अल्फा, साई की वैल्यू लिख रहे हैं ना, और क्या कर देंगे, साई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा, और ये ई पे पावर माइनस अल्फा इंटू मोड एक्स। ऐसा बन जाएगा। है ना ठीक? चलो भाई, यहाँ तक हो गया होगा। अब देखो यहाँ तक हमने डिराक डेल्टा फंक्शन को कहीं पिक्चर में लाया नहीं है, कहीं पे भी हम डेल्टा ऑफ एक्स वो कहीं यूज नहीं किया, है ना। लेकिन एनर्जी आइगन वैल्यू अभी भी हमें कैलकुलेट करनी है। हमने तो वेव फंक्शन तो निकाल लिया, और ये वेव फंक्शन कोई एन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब केवल पार्टिकल की एक ही बाउंड स्टेट पॉसिबल है, एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होगी उसको हमें देखना है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे कि अप टू दिस डेल्टा फंक्शन does not come into picture। ठीक है, इस टाइम तक डेल्टा फंक्शन अभी पिक्चर में नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम तक डेल्टा फंक्शन पिक्चर में नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं, d2 साई ओवर dx2 प्लस 2m ई की जगह माइनस मोड ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, सॉरी 2m माइनस मोड ऑफ ई माइनस v की जगह क्या लिखेंगे, v नोट डेल्टा एक्स अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d2 साई ओवर dx2 माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर मोड ऑफ ई साई ऑफ एक्स, साई इज इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाके 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नोट डेल्टा ऑफ एक्स इंटू साई। ऐसे लिख सकते हैं। ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। अब हमें पता है कि जिस पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल इंफिनिटी है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल इंफिनिटी है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इस वेव फंक्शन का एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्या होगा या नहीं होगा, होगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा, मैंने तुम्हें बताया था वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, किस पॉइंट पे हो सकता है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल इंफिनिटी हो, उस पॉइंट पे वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और माइनस एप्साइलन से प्लस एप्साइलन तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन माइनस एप्साइलन टू प्लस एप्साइलन d2 साई अपॉन dx2 इंटू dx माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर मोड ऑफ ई, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास साई इंटू dx। कहाँ से कहाँ तक, माइनस एप्साइलन टू
प्लस एप्साइलन, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे साथ में ये भी लगा देंगे कि लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0, लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0, ये लिमिट हम लगा देंगे। तो ये आ जाएगा इधर 2m v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा डेल्टा ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन, और लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0। ये देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, ये क्वांटिटी जो आएगी वो डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2mv0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और साई 0, क्योंकि x माइनस 0 है, एफ डेल्टा ऑफ x माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये a इन लिमिट्स के बीच में लाई करता है तो यहाँ पे तुम्हारे पास a की जगह क्या है 0, और 0 माइनस एप्साइलन और प्लस एप्साइलन के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये साई ऑफ 0 आ जाएगा आंसर। इधर तो ये हो गया। दूसरा इधर देखेंगे तो ये क्या आएगा, डी साई बाई डी एक्स माइनस एप्साइलन टू प्लस एप्साइलन, लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0, और माइनस का लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 मोड ऑफ ही 2m मोड ऑफ ही अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0 और इंटीग्रल साई ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन बराबर ये। ऐसा आगे चलो, ये टर्म कितना हो जाएगा, जो साई एक्स है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन भी फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, और जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पहले एप्साइलन लगाएंगे, फिर बाद में माइनस एप्साइलन लगाएंगे, माइनस लगा देंगे बीच में, और एप्साइलन की जगह 0 करेंगे तो सब कुछ 0। तो ये टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा 0, तो ये टर्म 0 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी साई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एप्साइलन माइनस डी साई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस एप्साइलन, और ये बराबर 2m v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई ऑफ 0। डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एप्साइलन, डी साई बाई डी एक्स करना है। साई तुम्हारे पास क्या है, देखो x इक्वल टू एप्साइलन क्या है, x ग्रेटर देन 0 पे वेव फंक्शन, x ग्रेटर देन 0 पे वेव फंक्शन तुम्हारे पास कितना था, वो था a, और ये अंडर रूट अल्फा और e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, ये तुम्हारे पास वेव फंक्शन था ये। और ये जो x इक्वल टू एप्साइलन है, ये वहां पे फंक्शन लिखोगे तुम साई 2 का, और ये क्या हो जाएगा साई 1, क्योंकि x इक्वल टू माइनस एप्साइलन पे 0 से थोड़ा सा पहले वो फंक्शन है साई 1, 0 के थोड़ा सा बाद में वो फंक्शन है साई 2। तो साई 2 का डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट अल्फा माइनस अल्फा e पे पावर माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा एप्साइलन, x इक्वल टू क्या रखना है, एप्साइलन लिखना है, फिर माइनस इधर वाला वेव फंक्शन जो होगा x लेस देन 0 पे, वो अंडर रूट अल्फा ई टू दी पावर अल्फा एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट अल्फा इंटू अल्फा ई टू दी पावर अल्फा एप्साइलन माइनस एप्साइलन, और लिमिट तुम्हारे पास चली रही है एप्साइलन टेंस टू 0, लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0, तो लिमिट एप्साइलन टेंस टू 0, और ये बराबर कितना 2m v0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ 0, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 अल्फा अंडर रूट अल्फा
एप्सिलॉन टेंस टू 0 रखेंगे, e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा कितना 2m, अच्छा 2m v0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और साई 0 की वैल्यू अल्फा, देखो साई 0 की वैल्यू x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, अंडर रूट अल्फा आएगा, साई 0 की वैल्यू अंडर रूट अल्फा, तो अंडर रूट अल्फा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस का v0 इंटू एम अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आएगा v नोट स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h क्रॉस की पावर 4, और ये अल्फा स्क्वायर एनर्जी से रिलेटेड है, तो एनर्जी से रिलेटेड क्वांटिटी है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2m मोड ऑफ ई अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू v नोट स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h क्रॉस की पावर 4, h क्रॉस स्क्वायर से पावर 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ई तुम्हारे पास जो आएगा मोड ऑफ ई वो m v नोट स्क्वायर डिवाइड बाई h क्रॉस स्क्वायर 2 h क्रॉस स्क्वायर, ये तुम्हारे पास एनर्जी, और एनर्जी चूंकि तुम्हें पता है नेगेटिव है, तो E इक्वल टू माइनस ई लिख रहा हूँ, मोड ऑफ ई नहीं लिख रहा हूँ, एम वी नोट स्क्वायर अपॉन अल्फा कहाँ से आया है, अच्छा हाँ ठीक है, एम वी नोट स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, ये एनर्जी आइगेन वैल्यू आई, एक ही स्टेट तुम्हें मिलेगी ये तय है, और वो स्टेट क्या है, ये वाली स्टेट है, ये एनर्जी स्टेट है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आ गया वो तुम्हारे पास अंडर रूट अल्फा ई टू दी पावर माइनस का 2 अल्फा मोड ऑफ एक्स, ये वेव फंक्शन है, तो यहाँ पे एक ही बाउंड स्टेट तुम्हें मिलेगी, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, और दूसरी चीज हमने देखी कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है उस पॉइंट पे वेव फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन उस पॉइंट पे कॉर्नर बनेगा, और अगर किसी फंक्शन में किसी ग्राफ में किसी पॉइंट पे कॉर्नर बनता है, उस ग्राफ का फर्स्ट डेरिवेटिव, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा है उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से मैं बना रहा हूँ, पाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास इतना है रूट अल्फा ई पे पावर माइनस प्लस अल्फा एक्स 4x लेस देन 0, और अंडर रूट अल्फा ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स 4x ग्रेटर देन 0। अगर इस फंक्शन को प्लॉट करें तो फंक्शन तुम्हारे पास ऐसा और ऐसा, ये साई ऑफ एक्स वर्सेज एक्स है, साई ऑफ एक्स वर्सेज एक्स ग्राफ ऐसा, तो साई ऑफ एक्स वर्सेज एक्स आ गया। अब हम देखें डी साई बाई डी एक्स, डी साई बाई डी एक्स, ठीक है, तो पहले रीजन के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा अल्फा रूट अल्फा ई पे पावर अल्फा एक्स 4x लेस देन 0, तो ये जैसा फंक्शन पहले था पहले रीजन के लिए इसका डेरिवेटिव भी वैसे ही आएगा, केवल इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और दूसरे रीजन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का अल्फा अंडर रूट अल्फा ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स और x ग्रेटर देन 0। इसको प्लॉट करने की कोशिश करें, देखो क्या आएगा, इसका जो प्लॉट आएगा वो ये पहले वाले रीजन में x लेस देन 0 में जैसा पहले था वैसा ही अब है, यानी ये फंक्शन ऐसे ही होगा, बस केवल इस पॉइंट की वैल्यू तुम्हारे पास चेंज हो गई, x इक्वल टू 0 पे ये अल्फा रूट अल्फा आ जाएगा, अल्फा अंडर रूट अल्फा, ये वाली वैल्यू ये 0 पे, और x ग्रेटर देन 0 पे ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स वो ऐसे बनेगा, लेकिन इस पे माइनस लग जाएगा तो वो नीचे की तरफ बनेगा,
तो ये ऐसे चलेगा, यहाँ से चलेगा ऐसे, और ये वैल्यू भी तुम्हारे पास कितनी होगी, अल्फा रूट अल्फा माइनस का। तो इस तरीके का फंक्शन बनेगा। और जो डिसकंटिन्यूटी है, और ये डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी इधर वाला वेव फंक्शन x इक्वल टू 0 और इधर वाला वेव फंक्शन x इक्वल टू 0 के बीच का गैप, ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो वो होता है डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एप्साइलन माइनस डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस एप्साइलन, और एप्साइलन टेंस टू 0, यानी इसके थोड़ा जीरो के थोड़ा सा आगे ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव ये डी साई बाई डी एक्स है, ये डी साई बाई डी एक्स। तो डी साई बाई डी एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे तो वो माइनस अल्फा रूट अल्फा है, माइनस अल्फा अंडर रूट अल्फा, और माइनस डी साई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा पहले देखेंगे तो अल्फा अंडर रूट अल्फा, अल्फा अंडर रूट, ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो 2 अंडर रूट अल्फा इंटू अल्फा, इस ऑर्डर की डिसकंटिन्यूटी है। ये गैप देखना है, ये गैप कितना है, वो ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछ लिया है, तो इसका बहुत ही स्पेशली ध्यान रखना है। और ये ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम यहाँ से भी बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम यहाँ से भी बता सकते हैं। देखो ये वाली क्वांटिटी ये कितनी है, ये तुम्हारे पास आ रही है, वो इतनी आ गई, यहाँ पे हम देखेंगे तो यही है ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 2mv0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई एट 0, 2mv0 अपॉन, क्योंकि डी साई और डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एप्साइलन माइनस डी साई और डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस एप्साइलन, ये ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे भी तुम कई बार ये वैल्यू भी दी हुई होती है। दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी, 2mv0 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और साई जीरो की वैल्यू अंडर रूट अल्फा है, तो अंडर रूट अल्फा, ठीक है। तो ये स्पेशली ध्यान में रखते हुए तुम्हें चलना है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो मैं करवा दूंगा स्पेशल क्लास में। ये ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी, और यहाँ पे यस ये देखो, यहाँ पे हमने ग्राफ जो बनाया हुआ है, इस पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा है, और इस पॉइंट पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये स्पेशल ध्यान रखिए, अगर किसी भी ग्राफ में किसी पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा है तो उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। तो यहाँ तक की चीज़ें अगर तुम्हें क्लियर हो गई हो तो हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आगे का पार्ट हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट, और वो है 2 डायमेंशनल पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स को देखते हैं। तो पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स, तो पोटेंशियल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, V ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 for 0 is less than x is less than a, for 0 is less than y is less than b,
तो x इक्वल टू 0 से a के बीच में पोटेंशियल 0, y इक्वल टू 0 से b के बीच में पोटेंशियल 0 और इनफाइनाइट अदरवाइज। पोटेंशियल इज इनफाइनाइट अदरवाइज। ओके, तो इसको हम देख सकते हैं। ऐसा पोटेंशियल अगर तुम देखोगे, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन में a तक पोटेंशियल 0 और y डायरेक्शन में b तक पोटेंशियल 0, और इसको यहाँ से बना दूँ, ऐसे बना दूँ, तो ये पूरा प्लेन के अंदर में पोटेंशियल कितना हो गया, 0। इसके अलावा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी। केवल इसके अंदर में पोटेंशियल है 0, 0 से b और 0 से a, यानी एक प्लेन बन गया एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर में पोटेंशियल 0 है। एक प्लेन में पार्टिकल रह सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये जो डायमेंशंस मैं ले रहा हूँ ये कोई सेंटीमीटर मीटर्स की डायमेंशन नहीं है, ये नैनोमीटर्स, एंगस्ट्रॉम, इस लेवल की डायमेंशंस होंगी, क्योंकि हम क्वांटम रीजन की बात कर रहे हैं। तो जो डायमेंशंस होगी वो एटॉमिक स्केल की डायमेंशन होगी या मोलिकुलर स्केल की डायमेंशन होगी। ऐसे पार्टिकल्स को हम डील कर रहे हैं। ओके, तो इसको करने के लिए सबसे पहले वापस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन लिखेंगे 2 डायमेंशन के लिए। और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा डेल स्क्वायर साई था, तो d2 साई 2d के लिए मैं लिख रहा हूँ d2 साई और डेल स्क्वायर साई ओवर डेल x2 प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल y2 प्लस 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पे जो साई है वो फंक्शन किसका है, x और y का। तो इसको हम अलग अलग, क्योंकि साई फंक्शन x और y का है और इंडिपेंडेंट पार्ट है, यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो इस इक्वेशन को डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0। ओके, साई एक्स वाई कितना हो जाएगा उसको देखते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे साई फंक्शन है एक्स और वाई का, इसको तुम लिख सकते हो फाई केवल फंक्शन एक्स का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स कैपिटल एक्स इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल वाई इज ओनली फंक्शन ऑफ वाई। ओके, ऐसे इसको लिख सकते हैं। और ऐसे अगर इसको लिख दिया तो ये इक्वेशन बदल करके क्या हो जाएगी, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो या 1 कह दो, पुट द वैल्यू ऑफ फाई in equation number 1 and divide equation 1 by xy। यस, xy से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा देखो, तो 1 अपॉन xy से डिवाइड कर दिया और ये आ जाएगा डेल 2 xy
अपॉन डेल एक्स टू प्लस 1 अपॉन एक्स वाई डेल टू एक्स वाई अपॉन डेल वाई टू प्लस के स्क्वायर एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ये इससे कट जाएगा, हैंग कैसे हो रहा है? अटक के चल। हाँ भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, ये x केवल x का फंक्शन है, y x का फंक्शन नहीं है, तो ये y से y कट जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स, क्योंकि इस y को बाहर ले सकते हैं, y x का फंक्शन नहीं है, डेल टू कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स टू प्लस 1 अपॉन वाई डेल टू कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई टू और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो केवल और केवल इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों का एडिशन एक कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं लेट लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, सॉरी, लेट वन अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू, सॉरी डेल वाई टू। ये कैपिटल वाई ऊपर है, यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई, ये कितना है माइनस का ए स्क्वायर है, क्योंकि ये बराबर माइनस का के स्क्वायर आएगा, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट का स्क्वायर होके कितना आ जाएगा। और ये मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स टू बराबर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस का बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस का ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस का के स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आया, के स्क्वायर किसके बराबर हो गया, दैट इंप्लाइज के स्क्वायर, सबसे पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस y को यहाँ ले जा सकता हूँ, इसको इधर लाके डेल टू वाई डेल टू कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई टू और प्लस ए स्क्वायर कैपिटल वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल y ये आएगा a1 कोस ए वाई प्लस a2 कोस कैपिटल ए स्मॉल वाई साइन कैपिटल ए साइन ए वाई, ये बन जाएगा। और इधर से इस वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सिमिलरली यहाँ से डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस बी स्क्वायर और x बराबर 0, और इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो x एज ए फंक्शन स्मॉल x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा b1 कोस बी एक्स प्लस b2 साइन बी एक्स, ऐसा। तो टोटल जो सॉल्यूशन आ जाएगा साई ऑफ एक्स वाई वो कितना आएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एज ए फंक्शन ऑफ y, ऐसे। अब यहाँ पे ये एक चीज और, पहले इसके बाउंड्री कंडीशंस लगा लेते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो y है वो y, देखो y एट x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू b, y इक्वल टू 0, y की जो बाउंड्री कंडीशन होगी वो क्या होगी, y बिग Y,
ठीक है, y एट y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 से पहले जो वेव फंक्शन है वो 0 है। y इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो y होगा वो 0 होगा, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखेंगे तो a1 कितना आ जाएगा, a1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a2 साइन ay, और दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे y एट y इक्वल टू b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू b के बाद का वेव फंक्शन हमेशा 0 ही है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 0 b पे वेव फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। और ये बाउंड्री कंडीशन लगा दें तो a2 साइन ab इक्वल टू 0, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा ab इज इक्वल टू एन पाई, और a इज इक्वल टू एन पाई बाई बी, ऐसे। तो a इज इक्वल टू एन पाई बाई बी हो गया। और a स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट। ओके, तो यहां पे तुम्हारे पास इस वाले पार्ट की बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। यहां पे मैं कहूं x कैपिटल X एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 से पहले वेव फंक्शन 0 ही है, तो x इक्वल टू 0 के बाद का वेव फंक्शन, x इक्वल टू 0 पे से पहले का वेव फंक्शन 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे बाद वाला वेव फंक्शन भी x इक्वल टू 0 पे आके 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, b1 बराबर 0, और फिर x की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, b2 साइन bx, और x डायरेक्शन में x एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b2 साइन ba इक्वल टू 0, तो ba इज इक्वल टू एम पाई, और m की वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकती, 0 होते ही तो वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम पाई अपॉन a, तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो वेव फंक्शन आएगा, और इनको अलग अलग डायरेक्शन में वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट तुम्हारे पास वही आएगा। देखो, अलग अलग डायरेक्शन में अगर फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे तो जो ये वेव फंक्शन बन जाएगा इधर वाले y वाला तुम्हारे पास बन जाएगा a2 साइन एन पाई अपॉन बी इंटू वाई, तो तुम इसको y का स्क्वायर मोड का स्क्वायर dy 0 से b करोगे तो वो 1 आएगा, और y का स्क्वायर का मतलब a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई बी वाई इंटू डी वाई, कहाँ से कता 0 से b इक्वल टू 1। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो a2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन बी। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारे पास x का मोड का स्क्वायर dx 0 से a, ये बाउंड्री कंडीशन लगाओगे 1, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो b2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 2 अपॉन ए। इस तरीके से यहाँ का जो x बनेगा, x जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा अंडर रूट 2 अपॉन ए, और साइन एम पाई x अपॉन ए, और y जो बनेगा इसी तरीके से y तुम्हारे पास जो बनेगा
वाई इज इक्वल टू √2/b साइन n पाई y/b। तो साई ऑफ एक्स वाई वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो आ जाएगा √2/a साइन m पाई x/a और √2/b साइन n पाई y/b ऐसा। और k स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसको तुम देखोगे कैसे लिखोगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कितना था, m पाई अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n पाई अपॉन b का होल स्क्वायर। और ये के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर बराबर m पाई अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस n पाई अपॉन b का होल स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, E बराबर है ना, ठीक, एक m से एक सॉरी ये m अलग है, ये पार्टिकल का मास है m0, ये पार्टिकल का मास कर देता हूँ। E बराबर m स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m0 a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m0 b स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। ये एनर्जी आइगन वैल्यू। अब तुम इसको, और वेव फंक्शन जो तुम्हारे पास है साई ऑफ एक्स वाई, ये तुम्हारे पास था √2/a और साइन m पाई x/a और √2/b और साइन n पाई y/b। यहाँ पे m इक्वल टू कितना, 1 2 3 एंड सो ऑन, और n की वैल्यू भी कितनी, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो E तुम्हारे पास है, E वो mn है, और वो बेसिकली तुम्हारे पास em प्लस en इसके बराबर है। कि एक डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग 0 से a तक लिया था तब एनर्जी आइगन वैल्यू ये, 0 से b तक ले लो तो एनर्जी आइगन वैल्यू ये, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। और जो वेव फंक्शन होगा साई ऑफ एक्स वाई, ये तुम्हारे पास जो फाई है वो x डायरेक्शन का वेव फंक्शन और फाई y डायरेक्शन का वेव फंक्शन, ऐसे हम लिख सकते हैं। y डायरेक्शन के वेव फंक्शन में डायमेंशन जब b ले रहे हो तो a की जगह b आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। देखो पहले क्या आ रहा था, √2/a साइन n पाई x/a, तो n की जगह तो मैंने m यूज कर लिया, यहाँ पे n यूज कर लिया, x की जगह यहाँ y लगा दो, a की जगह यहाँ b लगा दो, तो ये वेव फंक्शन आ जाएंगे। तो अगले केस में जो 3 डायमेंशनल पार्टिकल इन 1D बॉक्स है उसको हम करेंगे, तो ये सारी की सारी सिचुएशंस हम डायरेक्ट लिखेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे यूज करना है वो मैंने तुम्हें आज बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिखूंगा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।